अंडर ग्रेविटी हमने स्टार्ट कर दिया था और इसमें हम क्या क्या देख चुके थे। हमने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले पढ़ लिए थे, साइन कन्वेंशन पढ़ लिए थे कि साइन कन्वेंशन क्या होते हैं, कैसे चीजों को डिनोट किया जाता है ना। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अभी हम लोग इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप लोगों को कल की क्लास के सारे कन्वेंशंस याद हैं? किसी को भी कहीं भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है। अभी सारे कन्वेंशन याद हैं? वेलोसिटी ऊपर जाने वाली पॉजिटिव, नीचे आने वाली नेगेटिव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा ओरिजिन से लिया जाता है और ओरिजिन कहाँ होता है? जहां से मोशन स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद में क्या पढ़ा था हमने? उसके बाद में पढ़ा था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नीचे की तरफ लगता है। यही दो तीन कन्वेंशन थे जो कि हम लोगों ने पढ़े थे। बोलो यार, इसके अलावा और कुछ डाउट है? सभी लोग जरा क्वेश्चन लिखो। A ball is thrown upward with a velocity 50 meter per second. Upward with velocity 50 meter per second. Find the time to reach the ground. पहला क्वेश्चन। सेकंड, मैक्सिमम हाइट अटेन। सॉल्व करो बच्चों सभी लोग। टाइम टू अटेन मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट को अटेंड करने में कितना टाइम लगेगा? तो हम एक ऐसा रेफरेंस टावर बना लेते हैं। यहाँ से बॉडी को फेंका u वेलोसिटी से, u इक्वल टू प्लस 50 मीटर पर सेकंड। हेलो। जब ये बॉडी ऐसे ऊपर जाएगी और नीचे आएगी, हेलो हेलो। यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आप लोगों को याद करवाऊंगा। पहला, एट सेम हाइट। अभी चालू हो गई तो मेरे स्पीकर ऑफ पड़े थे यार। मैग्नीट्यूड क्या है यार, चल कोई नहीं। ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेम हाइट पर अगर आप खड़े हो तो उस केस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए जमीन से h ऊंचाई पर खड़े हैं, सब लोग ध्यान से सुनो मेरी बात। इसको ऐसे समझो, इसको ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए यहाँ कहीं पर h हाइट है, तो इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी आप नीचे से पत्थर फेंकोगे तो इधर होगी। घूमकर नीचे आने के बाद में जब वेलोसिटी इधर होगी तो सिर्फ वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा। इस हाइट पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? सेम। ऐसे ही अगर कोई इस हाइट पर देखता है h2 हाइट पर, तो जमीन से h2 हाइट पर जो इस पॉइंट पर वेलोसिटी है, वही वेलोसिटी इस पॉइंट पर भी होगी, वही वेलोसिटी इस पॉइंट पर भी होगी। सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होगा, मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम। मैग्नीट्यूड क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सभी को? ये लिखना है आप लोगों को, है ना? मैं भी लिखवाने का टाइम दूंगा, पहले समझ लो, ठीक है। तो हमने ये यहाँ तक बात समझी कि ऐसा होता है। अब अगर इससे आगे चले तो सेम हाइट पर सेम वेलोसिटी होती है, ओनली डायरेक्शन चेंजेस। ओनली डायरेक्शन कैन चेंज। चलिए सेकेंड पॉइंट देखिए। जितना टाइम
टाइम टेकन टू रीच हाइट h is equal to time taken to fall freely from same height h। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मान लीजिए ये एक टावर है, इस टावर पे h हाइट ऊपर जाने में एक पत्थर को मोशन अंडर ग्रेविटी करते हुए जो समय लगेगा, ये h हाइट ऊपर जाने में जो उसको समय लगेगा, उतना ही समय उसको इस h हाइट से नीचे आने में भी लगेगा। दोनों जगह पर टाइम जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा, टाइम अलग अलग नहीं होगा। क्लियर हुई दोनों बातें सभी को? इसमें कोई डाउट हो तो पूछो यार। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फाइंड दी टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड। देखो जैसा मैंने पढ़ाया था मैं बिल्कुल वैसा ही कल की क्लास में जैसा हमने पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही आगे कंटिन्यू करूंगा कि जब ये जमीन पर आने वाला होगा, इसे फेंका है हमने u वेलोसिटी से प्लस u वेलोसिटी से, जब ये बिल्कुल जमीन को टच करने वाला ही होगा तो ये तो सेम हाइट हो गई ना, जमीन को बस टच ही करने वाला है तो ये सेम पोजीशन हो गई। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? -u। मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अलग। तो पहले वाले के लिए लगा दो v इज इक्वल्स टू u माइनस जी टी। v की जगह पे लिख दो -u, u माइनस जी टी माइनस 2u माइनस जी टी 2u बाय जी। समय कितना लग रहा है? 2u बाय जी। u कितना दिया हुआ है हमें? 2। u दिया हुआ है हमें 50 और g दिया हुआ है हमें 10। तो 10 मीटर पर 10 सेकंड 10 सेकंड में क्या होगा? बॉडी जो ऊपर गई थी वो नीचे आ जाएगी। बोलो यार टोटल टाइम कितना लगा? 10 सेकंड लगा। आई बात समझ में सभी को? चलिए ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा? 10 सेकंड लगने वाले हैं। अब उसने पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड? मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल। तो मैक्सिमम हाइट तो यही अटेंड हुई होगी बॉल से, तो मैक्सिमम हाइट के लिए लिखेंगे। अब ओरिजिन ये है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्लस एच यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। लेकिन अभी टाइम नहीं है हमारे पास में, तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2g h लगा देते हैं। और इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होने वाली है? 0। सर आपको कैसे पता वेलोसिटी 0 होने वाली है? अरे बेटा वेलोसिटी 0 हुई तभी तो जा करके बॉडी नीचे आई, नहीं तो पाथ कैसे बदलता? पहले पत्थर ऊपर जा रहा था फिर पत्थर ने अपना पाथ नीचे की तरफ बदला, तो इस पॉइंट पर क्या हुआ होगा? प्लस का माइनस हुआ है, इसका मतलब इस पॉइंट पे 0 हुआ होगा ना। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट पे 0 हुआ है, संस्कार बिल्कुल मत सोचो ऐसा, जैसा मैंने पढ़ाया है बस वही याद रखो। 0 u का स्क्वायर, u कितना है हमारे पास में? 50 माइनस 2 इंटू 10 h, तो 2500 बराबर 20, 125 मीटर आ रहा है h। h कितना आ रहा है? 125 मीटर। अच्छा, अब थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा है? टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अरे तुम लोग ऐसे सोचो, ऐसे सोचो तुम लोग कि ये गया ऊपर और फिर आया नीचे, इस पूरे में कितना समय लगा? 10 सेकंड। इसका आधा कर देंगे तो 5 सेकंड में वो यही होगा ना, क्योंकि जो जाते टाइम हो रहा था वही आते टाइम भी हो रहा है, तो इक्वल टाइम में वो कहाँ पहुंच गया होगा? 5 सेकंड में। तो इसका मतलब टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज 5 सेकंड। और नहीं तुम्हें बिलीव हो रहा तो सॉल्व कर लो, v बराबर u माइनस जी टी, ये काट दो, 50 माइनस 10 t, तो t बराबर 5। यहाँ से भी आ गया, देखो समझे ना सभी बच्चे? इतना बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग पे
एक बॉल को ड्रॉप करते हैं अपन यहां से, ये ड्रॉप नहीं फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये बॉल ऐसी ऊपर जाएगी, बोलो यार, ये बॉल ऐसी ऊपर जाएगी और फिर ये मुड़ करके नीचे आएगी। अच्छा, अपवर्ड मोशन को सब लोग ध्यान दो, अपवर्ड मोशन को। अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी ऊपर की तरफ है। एक्सेलरेशन किधर है? जी, नीचे की तरफ। ठीक है, डाउनवर्ड मोशन में देखो, वेलोसिटी नीचे की तरफ है और जी अभी भी किधर है? नीचे की तरफ। तुम अगर ध्यान से देखो तो डाउनवर्ड मोशन के केस में, डाउनवर्ड मोशन के केस में, डाउनवर्ड मोशन के केस में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर हैविंग सेम डायरेक्शन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर हैविंग सेम डायरेक्शन, जिस कारण से मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोल लो या स्पीड इंक्रीज हो रही है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जिस कारण से स्पीड घट रही है, स्पीड डिक्रीजेस। पहला क्लियर हुई इतनी बात हर किसी को? यहां तक तो सबको समझ में आ ही गया होगा, है ना? अब टाइम कैसे सेम है? तो देखो इसमें एक ही फैक्टर है ना जो कि इन्वॉल्व है। इस पॉइंट पे जब जीरो हुआ तो जीरो के बाद उतने ही रेट से बढ़ रही है जितने रेट से कम हो रही थी। मेरी बात को ऐसे समझना, ये ऑरेंज कलर से देखो कि ए पॉइंट से ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट के बीच में मोशन को देखो, इतने यहां से यहां जाने में जिस रेट से वेलोसिटी घटी थी, यहां से यहां आने में उस रेट से वेलोसिटी बढ़ी है। जब रेट सेम है तो टाइम क्यों अलग अलग होगा? टाइम भी तो सेम होगा। इसको और अच्छे से समझो कि इतना समय, ग्रीन वाले पेन से देखो, जितना समय में ये जीरो हुई है, मान लो ये ग्रीन वाली लाइन जो है ये जीरो होने में हुई है, तो इतने टाइम में 9.81 से डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, और इतने ही यहां से यहां तक में 9.81 से इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को चेंज करने वाला आदमी जो कि एक्सिलरेशन है वो सेम है, मैग्नीट्यूड वाइज भी डायरेक्शन वाइज भी, तो टाइम को क्यों अलग होने देगा? ए आप लोगों ने पढ़ा है ना, ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई टी। ए कांस्टेंट हो गया और टाइम हर बार 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड ले रहे हो, तो ये हमेशा सेम ही आएगा ना। आई बात समझ में? अच्छा, अगर ऐसे नहीं मानते हो तो मैं कहता हूं कि टाइम क्यों सेम होगा। जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि टाइम क्यों सेम है, तो टाइम को ऐसे समझो, तुम लोगों ने एनर्जी पढ़ी होगी ना, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, है ना? तो जरा यहाँ पे दिमाग लगाओ ना यार, ये वाली लाइन के बीच में और ये वाली लाइन के बीच में, यहां से यहां तक आने में जितना पोटेंशियल एनर्जी में ड्रॉप हुआ है उतना ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हुआ है। अगर यहां से नीचे आने में जितनी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ी होगी, क्योंकि एनर्जी तो कंजर्व रहती है। अगर ऊपर जाने में काइनेटिक एनर्जी कम हुई है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई होगी। तो एनर्जी तो कंजर्व है ना, तो एनर्जी कंजर्वेशन के कारण ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में वेलोसिटी हमेशा सेम रहेगी। ए और बी पॉइंट के बीच में वेलोसिटी क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी। तो इस कारण अगर वेलोसिटी सेम हो गई तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई टी।
वेलोसिटी सेम, एक्सेलरेशन सेम, तो टाइम भी सेम ही आएगा दो पॉइंट के बीच में। अरे बच्चों हाँ ना तो बोल दो यार। समझ गए ना? अब तो कोई दिमाग में फंडे नहीं है कि इन्होंने याद करवाया है हमें समझ नहीं आया, अब तो समझ में सबको आ गया होगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? लिखिए इस बात को, इस बात को अपनी लैंग्वेज में लिखें सब। So the question is, a particle is thrown upward. Its velocity at half of the maximum height is 10 meter per second. What will be the velocity? What will be the velocity at the maximum height? What will be the maximum height attained by it? Sorry, what will be the maximum height attained by it? तो आंसर के लिए एक पार्टिकल है जो कि ग्राउंड से फेंका गया है। ये उसकी मैक्सिमम हाइट थी जहां तक कि वो जाता है और फिर नीचे आ जाता है, लेकिन उसकी हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट h/2 पर, उसकी हाइट कितनी थी h, हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट। मैं कहता हूं ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ये भी h/2 ही हुआ होगा। बोलो, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा ये भी h/2 ही हुआ होगा। हाफ ऑफ मैक्सिमम मींस जितना ऊपर जाने वाला है उसका आधा यार, मतलब अब इसमें क्या हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊं मैं? तो अपन ना सिर्फ इनके बीच में पढ़ाई करते हैं, इस पॉइंट के बीच में और इस पॉइंट के बीच में। ये हो गई इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गई फाइनल वेलोसिटी जो कि 0 होना है। तो v² u² माइनस 2g और डिस्प्लेसमेंट प्लस में ही होना है h/2। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी -100, माइनस 2 से 2 कट गया g इंटू h, ये कट गया इससे माइनस से माइनस, तो h बराबर 10 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट जो ये पूरी है ये कितनी है? 10 मीटर। आसान था क्वेश्चन। A body is falling from a height h, takes t1 time to reach the ground. What will be the time taken to cover the first 1/4 what will be the time taken to cover the first 1/4 of the height? ठीक है, मैं क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। एक h हाइट से हमने किसी पत्थर को गिराया है या कोई बॉडी को ड्रॉप किया है, जमीन छूने में उसको समय लगता है कितना? t1। अब टॉप से h/4 तक आने में उसको कितना समय लगेगा, ये टाइम पूछा है आपसे। टॉप से h/4 तक आने में उसको कितना समय लगेगा, कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ t1 ओनली। देखो ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाए ना, मेरी सबको यही सलाह है कि पहले क्वेश्चन को एकदम इत्मीनान से पढ़ो और जैसा डायग्राम मैंने बनाया ऐसा डायग्राम बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं आप लोगों को डायग्राम नहीं बना के दूंगा, आप लोग बनाओगे। पहले क्या कह रहा है कि h हाइट आने में कितना समय लगता है? t1, है ना? तो हम लिखते हैं h बराबर ut माइनस हाफ GT²। क्योंकि बॉल ऊपर से ड्रॉप करी है तो ये ओरिजिन हो जाएगा, तो -h लिखो इसको क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होने वाला है। इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि ड्रॉप किया है, बॉडी फॉलिंग बोला है ना? तो t1 बराबर कितना आ गया? t1 बराबर आ गया 2h/g अंडर रूट, पहला पार्ट। अब सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि बताओ h/4 नीचे आने में कितना समय लगेगा। सेम इक्वेशन का यूज करो, h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ GT²। इनिशियल वेलोसिटी 0, लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट कितना होना है? -h/4। क्या आ रहा है आंसर? आंसर आ रहा है माइनस से माइनस कट गया 2h/4 g अंडर रूट इक्वल्स टू t। दोनों को डिवाइड कर दो, t अपॉन में t1, t की वैल्यू रखो अंडर रूट 2h/4g और 2h/g।
T1 की वैल्यू रखो, 2h/g 2h/g कट गया, 1/4 का यहाँ पे बाहर 1/2 आ गया, तो T अपॉन में T1 बराबर 1/2, तो T इज इक्वल्स टू T1/2, T इज इक्वल्स टू T1/2। मतलब अगर 10 सेकंड में नीचे आ रहा था पूरा, तो 5 सेकंड तो उसको 1/4 हाइट कवर करने में ही लग जाएंगे, 5 सेकंड तो उसको 1/4 हाइट कवर करने में ही लग जाएंगे। बोलो ना बच्चों, फील आ रही है क्या क्वेश्चन की? देखो शुरुआत में ज्यादा डिस्टेंस चलता है, शुरुआत में ज्यादा डिस्टेंस चलता है और बाद में कम शुरुआत में ज्यादा टाइम लेता है और बाद में कम टाइम लेने लगता है। ऑब्वियस है ना। इधर से देखो, मैं तुम्हें इसकी फील कराता हूं थोड़ी सी, सब लोग इस बात को ध्यान से समझना, काफी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं। यहाँ पे देखो, जैसे कि ये हमारी बॉडी है ना। अब ये बॉडी ने नीचे आना चालू करा, ये हमारी बॉडी ले लेते हैं हम, ये बॉडी ने नीचे आना चालू करा, तो देखो h/4 तक मान लो टोटल टाइम कितना लग रहा था, 10 सेकंड, तो यहां तक में कितना लग जाएगा, 5 सेकंड तो यहीं तक में लग जाएगा। फिर उससे और नीचे आए, फिर उससे और नीचे आए, तो अब जब कम कम टाइम लगेगा ना, 5 सेकंड यहाँ पे लग गया है, तो जैसे जैसे नीचे आती जाएगी ना, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ गई, या डिस्प्लेसमेंट करने की जो उसकी कैपेसिटी है वो बढ़ गई, तो वो कम समय में ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कर लेगी। आई बात समझ में? टाइम कम लेगी वो। क्लियर हुई के बाद देखो, ये वाला डिस्टेंस 3h/4, 3h/4 बड़ा होगा ना h/4 से, वो सिर्फ 5 सेकंड में ही चल गई वो, और बचा वो पहला शुरुआत का h/4 कितने में चली वो, सिर्फ 5। मतलब अगर टोटल हाइट 20 मीटर होती, तो 5 मीटर तो वो चलती कितने में, शुरुआत के 5 सेकंड में, और बचे हुए 5 सेकंड में 15 मीटर चल जाती वो। फील आ रही है तुम्हें इस बात की कि जैसे जैसे नीचे आती जा रही है वेलोसिटी बढ़ रही है, जिस कारण से डिस्टेंस जल्दी कवर हो रहा है नीचे आने में। अरे यार बच्चों, जवाब तो दो यार, गुटका उटका खा रखा है क्या एकदम? A stone is released from a certain height which can reach the ground in 5 seconds. It is stopped 3 seconds after its fall and again released. The total time taken by the stone to reach the ground. Solve करो बेटा फटाफट। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। इस हाइट से एक स्टोन को रिलीज किया, अब वो जमीन पर आता है टोटल 5 सेकंड में। क्या होता है वो टोटल? 5 सेकंड में जमीन पर आ जाता है। कितनी देर लगती है उसको जमीन पर आने में? 5 सेकंड में, है ना। यहां तक तो एकदम सिंपल सी बात है। अब इसके आगे देखो, उसको जमीन पर आने में लगते हैं 5 सेकंड। अब क्या हुआ, जब ये नीचे आ रहा था तो यहां पर एक आदमी ने इसको रोका, ये बॉल को एक आदमी ने जस्ट ऐसे होल्ड किया और छोड़ दिया। कब किया ऐसा? 3 सेकंड बाद ऐसा पकड़ के रोक लिया और फिर छोड़ दिया। तो बचे हुए टाइम, या मैं कहूं कि टोटल आने में भी क्या अभी भी इसको 5 सेकंड ही लगेगा? क्या अभी भी 5 सेकंड लगेगा? अरे इस पॉइंट पर देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, नहीं तो ना जीवन में मजे ही मजे हैं बस। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लैंग्वेज क्या कह रही है? इट स्टॉप 3 सेकंड आफ्टर द फॉल एंड अगेन रिलीज्ड। इसका क्या मतलब होता है? इट स्टॉप 3 सेकंड आफ्टर द फॉल एंड अगेन रिलीज्ड। इसका मतलब ये होता है कि 3 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी को पकड़ के सिर्फ 0 करा है, इसीलिए उसको होल्ड किया है, नहीं तो नहीं करते। ठीक है, तो 3 सेकंड बाद आपको अब पूरा क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना है। यहां से यहां तक आने में लगने वाला समय है 3 सेकंड। यहां पर वेलोसिटी है 0, यहां पर वेलोसिटी निकालो, नहीं यहां से यहां तक आने में 3 सेकंड है। और सबसे पहले ये फर्स्ट वाले डेटा का यूज करो। फर्स्ट वाले डेटा से लिखिए h इज इक्वल्स टू ut माइनस हाफ GT²। क्योंकि यहां से शुरुआत में यहां से छोड़ा गया है, तो ये 0,0 है, तो ये -h, और छोड़ा है तो u बराबर 0,
तो h बराबर कितना आ गया, हाफ इंटू 10 इंटू 25। तो इसकी टोटल हाइट तो कितनी थी, 125 मीटर। इसकी टोटल हाइट थी 125 मीटर। अब 3 सेकंड तक तो ये अपने आप ही नीचे आ रहा था बड़े मजे से, तो यहां तक की हाइट निकालो। h बराबर अगेन हाफ GT स्क्वायर लगाओ, हाफ इंटू 10 इंटू टी मतलब कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, और ये हो गया 5, 9 पंजे 45। तो 3 सेकंड में क्या हुआ है, 45 मीटर चला है। तो ये कितना हो गया, 125 माइनस 40, 80। अब इस पॉइंट पर वेलोसिटी है ना, जैसे ही उसको होल्ड कर लिया, इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो यहां से वापस छोड़ा है। अब 80 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो 80 मीटर जाने में समय लगेगा कितना, h इज इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। h है -80 माइनस हाफ g है 10 t का स्क्वायर। ये गया इससे, 8 टू 16, माइनस माइनस कट गया, t बराबर 4 सेकंड। तो ये 4 सेकंड में, ये बॉडी 4 सेकंड में यहां से यहां आएगी, और 3 सेकंड ये पहले ही चली हुई थी। तो टोटल बीच में एक बार रोक देने से जो इसको टोटल नीचे आने में समय लगेगा, वो लगेगा कितना, 7 सेकंड्स। दिस इज द आंसर टू द प्रॉब्लम। इज इट क्लियर टू एवरीवन प्रेजेंट इन द क्लास? A body release from a height fall freely. Another body release from the same height 2 seconds later. The separation between the two bodies 2 seconds after the release of the second body. After the release of the second body is. Solve कीजिए। अगर डेटा इन मल्टीपल्स ऑफ 10 है तो आप फटाफट ऑप्शन चेक करके बता सकते हो, जी की वैल्यू 10 रख लेते हैं। बट अगर डेटा ऐसा है या क्वेश्चन कुछ ऐसा है, तो यू शुड टेक वैल्यू ऑफ जी टू बी 9.8। चलिए हम लोग सॉल्व कर, बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है।